नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर और हाजिर हूं ईरान और इजराइल में चल रही जंग की सारी अपडेट्स लेकर। अभी जब मैं बैठकर ये वीडियो शूट कर रहा हूं, यानी हिंदुस्तानी वक्त के हिसाब से 2-2:30 बजे के आसपास, तो खबर ये आई है कि इजराइल के ऊपर ईरान ने एक बार दोबारा हमले किए हैं। इजराइल के अखबारों का कहना है कि कम से कम 15 मिसाइलें दागी गई हैं और ये मिसाइलें एक स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी पे लगी हैं, यानी जहां से इजराइल को बिजली सारी सप्लाई होती है, उसके बिजली का कोई बड़ा प्लांट है, वहां पर यह स्ट्राइक हुई है। इसके वीडियोस बाहर नहीं आए हैं। जाहिर है इजराइल ने जिस तरह की पाबंदी लगाई है उसमें वीडियोस बाहर नहीं आए हैं, लेकिन क्रेडिल ने अपने ट्विटर हैंडल से थोड़ा दूर से इन विस्फोटों को दिखाया है, जहां दिख रहा है साफ साफ कि ईरान की मिसाइल आई है, सीधे उसने अपने टारगेट को हिट किया है, जिसके बाद धुआं धुआं हो गया है, जबरदस्त धुएं का गुबार उठा है। मजेदार बात यह है कि इजराइल की आर्मी ने यह स्वीकार किया है कि उसके रडार इसको देखने से फेल हो गए हैं। उनके रडारों पर इसकी सूचना ही नहीं आई है, इसलिए इस बार यह हुआ कि जो सायरन बजता था और सारे लोग जाकर छुप जाते थे, वो सायरन बजा ही नहीं। दरअसल अगर आप याद करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ईरान ने सीधे सीधे इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको हिट किया है। अमेरिका के अखबारों ने इस बात की रिपोर्ट भी दी थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे अखबारों ने इस बात की रिपोर्ट दी थी कि लगातार इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर होता चला जा रहा है। डिफेंस सिस्टम होता क्या है? आपके पास जो डिफेंस सिस्टम होता है उसमें मिसाइलें होती हैं, और जब बाहर से कोई मिसाइल आती है उनको देखकर, उनको समझ के वो सीधे उन मिसाइलों पर निशाना लगाती हैं, जिससे मिसाइलें स्ट्राइक होकर गिर जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं। एक अगर आप ईरान की मिसाइल को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो आपकी खुद की 3-4 मिसाइलें बर्बाद होती हैं, वो लगातार खत्म होती जा रही हैं और रडार सिस्टम फेल कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान के लिए निशाना लगाना आसान हो गया है। और ये निशाना सीधे सीधे लगा है, मैंने आपको बताया कि उनकी किसी इलेक्ट्रिक स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी पर, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये इजराइल के अपने अखबार बता रहे हैं। असल में नुकसान कितना हुआ होगा ये बात तो 2-4 दिन बाद समझ में आएगी। यानी एक बात बहुत क्लियर है कि ईरान जो लगातार कह रहा है कि हमको बदला लेने का हक है, हमको सेल्फ डिफेंस का हक है, और ये जंग अब दूसरे लेवल पर जाएगी, लगातार उस चीज को फॉलो कर रहा है, फिलहाल रुकने को तैयार नहीं है। सुबह मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम जंग को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। असल में अब नेतन्याहू के बस का ही नहीं है कि इस जंग को वो अपने हिसाब से चलाएं। ये जंग चलेगी ईरान के हिसाब से। अगर अमेरिका फिर शामिल होता है, अगर नाटो कंट्रीज शामिल होती हैं, तो जाहिर तौर पे ईरान का भी काफी नुकसान होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है या नहीं होगा। सुबह भी इजराइल ने हमला किया था जिसमें उसका एक हरमस ड्रोन बर्बाद हुआ था। ईरान के कुछ इलाकों पर डायरेक्ट इंपैक्ट हुए थे, ये सब सच है, लेकिन ईरान पलट के हमले कर रहा है। फिलहाल ईरान रुकने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। उधर अर्गाची गए हुए हैं रशिया, और मास्को में उनकी सीधी मुलाकात होनी है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। पुतिन लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ईरान को भी सेल्फ डिफेंस का हक है, और इसको जोड़ लीजिए नॉर्थ कोरिया से, जो कह रहा है कि अगर ईरान चाहेगा तो उसको तुरंत हम न्यूक्लियर हथियार पहुंचा देंगे, न्यूक पहुंचा देंगे। और यहां पे मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि रशियन फेडरेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो डेप्टी हैं और रूस के तीसरे राष्ट्रपति, 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था और रूस बना था, तो रूस के जो तीसरे राष्ट्रपति बने थे दमित्री मदेव, उनका कल जो बयान आया था वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि कई मुल्क तैयार हैं अपने न्यूक्लियर हथियार इजराइल को देने के लिए। अब ये मुल्क कौन से हो सकते हैं? चाइना हो सकता है, रशिया हो सकता है, नॉर्थ कोरिया हो सकता है। साथ में सुबह मैंने आपको यह भी बताया था कि जेडी वांस ने इस बात को माना है, और ज्यादातर एक्सपर्ट इस बात को मान रहे हैं कि जो एनरिच्ड यूरेनियम था ईरान के पास, जिसको खत्म करने का दावा ट्रंप कर रहा था, वो एनरिच्ड यूरेनियम अभी भी है, और वो इतना है कि ईरान आराम से 10 न्यूक्लियर बम बना सकता है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है कि ईरान अब न्यूक्लियर बम ना बना पाए, बल्कि इसका उल्टा लगता है कि शायद अब न्यूक्लियर बम जल्दी से जल्दी ईरान बना डालेगा, और ये हमेशा के लिए ईरान पर किसी हमले की संभावना को खत्म कर देगा। आप देखिए, नॉर्थ कोरिया छोटा सा देश है, बहुत सारी समस्याएं हैं उसके अंदर, गरीबी और क्या क्या सैंक्शन दुनिया भर के लगे हुए हैं, लेकिन उसके पास एटॉमिक हथियार है, इसलिए उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। तो अब लगता है दुनिया का यह नियम बन जाएगा कि या तो सबके पास एटॉमिक हथियार हो या किसी के पास नहीं हो। अगर वाकई चिंता है दुनिया के लीडरान को, अगर वाकई चिंता है कि न्यूक्लियर बम दुनिया को खत्म कर सकते हैं और यह चिंता जायज है,
तो जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर हथियार हैं उनको कहना चाहिए कि धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर हथियार खत्म करो। जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे पहले इजराइल से कहा जाना चाहिए कि तुम्हारे पास जो 90 न्यूक्लियर हथियार है उनको खत्म करो, एनपीटी के अंदर शामिल हो और जांच करवाओ कि तुमने दुनिया को तबाह करने के कितने हथियार इकट्ठा करके रखे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि इस समय सबसे ज्यादा कोई सोच रहा होगा तो सऊदी अरबिया सोच रहा होगा कि हमारे पास भी एटॉमिक हथियार होना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान के साथ कुछ होता है तो अगला नंबर जो होगा वो टर्की का हो सकता है, सऊदी अरबिया का हो सकता है। टर्की को लगता है समझा दिया गया है, अर्दोगान को लगता है अमेरिका ने कायदे से समझा दिया है, इसीलिए जो बड़े बड़े बयान वो दे रहे थे। और मैंने तब भी कहा था कि ये बयान ज्यादा देते हैं, करते कुछ नहीं है। उन्होंने बयान दिया था कि नेतन्याहू ने हिटलर को भी क्रॉस कर लिया है। अब ईरान पर हमले के बाद वो खामोश बैठे हैं, कोई बड़ा बयान अर्दोगान का सामने आया नहीं है। अरगाची और मास्को में जो मीटिंग होनी है, मास्को मतलब पुतिन से जो मीटिंग उनकी होनी है, वो बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग है, खासतौर पे तब कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो मीटिंग चल रही है उसमें लगातार रशिया और चाइना ने अमेरिका के ऊपर तीखा हमला किया है, उससे सवाल पूछे हैं कि अगर इजराइल के पास परमाणु हथियार है तो ईरान के पास होने में क्या दिक्कत है। यही नहीं, रशिया ने तो यहां तक कहा है कि अगर वाकई शांति चाहिए तो इजराइल अपने जो एटॉमिक हथियार हैं उनको क्यों नहीं खोल देता है कि उनका भी इंस्पेक्शन हो जाए। जो बात लगातार कही जा रही है कि ईरान बातचीत में वापस लौटे, अरे भाई ईरान बातचीत से गया कब था? अरगाची ने कहा और बिल्कुल सही कहा कि जब हम अमेरिका से बातचीत कर रहे थे तो इजराइल ने हमला कर दिया। जब हम E3 के साथ यूरोप के 3 देशों फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के साथ बातचीत कर रहे थे जेनेवा में, तब अमेरिका ने हमला कर दिया। तो हम कब बातचीत से पीछे हटे हैं? बातचीत पर बमबारी तो आप कर रहे हैं, बातचीत तो आप नहीं चाहते हैं, अपनी गुंडागर्दी चलाना चाहते हैं। और बिल्कुल ऐसा साफ लग रहा है कि ट्रंप इजराइल के दबाव में काम कर रहा है। जब यह सब हो रहा था तो मुझे याद आया कि बहुत पहले इजराइल के ही एक अखबार में खबर छपी थी कि ट्रंप के जो पिताजी थे वो इतने ज्यादा इजराइल के भक्त थे कि बहुत सारे लोग उनको यहूदी समझते थे। और ट्रंप खुद भी जब कुर्सी पर बैठे हैं तो एक साहब ने उनका स्वागत किया था इस तरह की अमेरिका का पहला यहूदी राष्ट्रपति। और बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं, एकदम सीधे नेतन्याहू के कहने पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहां रुक के जरा पलट के भी सोचना चाहिए, कहीं अमेरिका ये तो नहीं सोच रहा कि यार एक बार इजराइल तबाही हो जाए। बम गिरा दिया और सब जानते हैं कि इस बम गिराने का कोई खास असर नहीं पड़ा। फारदो से जितनी तस्वीरें आई हैं, सैटेलाइट तस्वीरें, उनको देख के लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा असर नहीं हुआ है। रेडिएशन तो बिल्कुल नहीं हुआ, न ईरान के अंदर रेडिएशन की खबर है न ईरान के बाहर किसी रेडिएशन की खबर है। कल कुछ लोगों ने मेरे फेसबुक पर यह अफवाह फैलाने की कोशिश की थी कि दोहा के अंदर बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन जब कंफर्म किया मैंने तो पता चला कि दोहा और मिडिल ईस्ट बाकी सारी जगहों पर नॉर्मल जीवन चल रहा है, रेडिएशन की खबर नहीं है। मेरा वीडियो जो लोग देखते हैं कई अलग अलग मुल्कों से देखते हैं, उसमें मिडिल ईस्ट के लोग भी हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी इस बात को कंफर्म करें, कमेंट में आकर कंफर्म करें कि क्या उनके मुल्क में कोई अफरा तफरी मची है, खासतौर पर वो जो दोहा में रहते हैं या ईरान के आसपास के मुल्कों में रहते हैं। मेरी अपनी खबर यह है कि किसी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं फैली। तो बम गिरा दिया, उसका कोई खास असर हुआ नहीं, जंग रुकने वाली है नहीं। और अमेरिका ने कह दिया कि फिलहाल हम जो है ईरान के ऊपर कोई और आक्रमण नहीं करने जा रहे हैं। कल तो यह भी कहा था कि रेजिम चेंज में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुबह ट्रंप ने बोला रेजिम चेंज की बात, शाम को फिर पलट जाएगा। उसका बोलना कोई मतलब नहीं रखता है, वो केवल झूठ बोलता है, इसलिए शायद उसके बोलने पर वो खुद भी भरोसा नहीं करता है। कोई नहीं जानता कि सुबह वो क्या बोलेगा और शाम को क्या बोलेगा। लेकिन इजराइल को खुला छोड़ा गया है कि तुम लड़ो, और इजराइल को छोड़ दिया गया है कि ईरान जितने बम बरसा रहा है बरसाए, इजराइल को पलट के जितने बम बरसाना है बरसाए। अब देखो, ईरान जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है। ईरान की अगर साइज आप देखेंगे तो इजराइल से शायद 70 गुना बड़ा मुल्क है वो। तो अगर आप उसके 70वें हिस्से को तबाह भी कर देंगे तो भी ईरान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इजराइल का जो जरा सा हिस्सा है, आप सोचिए 4 मिसाइलें जाती हैं और पूरे के पूरे इजराइल में वो लाल लाल बत्ती जलनी और सारा नाटक शुरू हो जाता है, बजना शुरू हो जाता है अलार्म। तो इजराइल के लिए झेलना बहुत मुश्किल काम है। एक रिफाइनरी खत्म हुई, दोबारा कब बनेगी, वो कितना वक्त लगेगा बनने में कोई नहीं जानता। हाइफा की रिफाइनरी खत्म हो चुकी है। 1/3 से ज्यादा तेल अवीव खत्म हो चुका है। अब इलेक्ट्रिक सोर्सेस पे हमला किया गया है। एक आध दिन में कहीं यह खबर ना आने लगे कि इजराइल के अंदर बिजली की दिक्कत शुरू हो गई है। तो इजराइल जरा सा मुल्क है, 1 2 3 4 उसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, उनको मारने पर पूरे इजराइल का आप ये कह सकते हैं कि उसकी गति रुक जाती है। ईरान बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत फैला हुआ सेंटर है, उसमें रेगिस्तान भी है, नखलिस्तान भी है, सब कुछ है।
तो उसके लिए एब्जॉर्व करना, उसके लिए बर्दाश्त करना आसान काम है, इजराइल के लिए मुश्किल है। यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं। ईरान की जो दिक्कत है वो अंदर के जो जासूस और अंदर के गद्दार हैं वो हैं। जैसे आज की खबर है, मोहम्मद अमीन महादवी करके एक जासूस था जिसको मारा गया है, जिसको ईरान ने गिरफ्तार किया है, मारा है। इसके पहले भी मोसाद के काफी एजेंट्स को ईरान ने पकड़ा है। ये ईरान के अंदर के गद्दारी हैं जिन्होंने एग्जैक्ट लोकेशंस दी थी, जिसके वजह से ईरान की आर्मी के ऑफिसर्स और साइंटिस्ट मारे गए थे। ईरान को एक बार सोचना पड़ेगा। हालांकि जो ये गद्दार हैं या जो ऐसी तंजीमें हैं जिनको लगता है कि अमेरिका आकर उनको आजाद करा देगा, उनको एक बार सोचना चाहिए कि अमेरिका ने किसको आजाद कराया। परफेक्ट सिस्टम किसी का नहीं है, ना ईरान का परफेक्ट सिस्टम है और ना ही इजराइल का परफेक्ट सिस्टम है। हर सिस्टम की अपनी दिक्कतें होती हैं। यह सच है कि ईरान में जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसको आप मिसमैनेजमेंट भी कह सकते हैं। यह सच है कि ईरान में जो नई पीढ़ी आई है उसके जो सपने हैं उसके हिसाब से चीजें बदल नहीं रही हैं। यह सब ईरान को करना पड़ेगा। यह दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मान लीजिए, चलिए फर्ज कीजिए कि ईरान से हटा दिया जाता है खामनेई को और उसकी जगह पर रजा पहलवी को लाके बिठा दिया जाता है, मान लीजिए, तो आपको क्या लगता है कि ईरान एकदम शांत हो जाएगा? ईरान में यूरोप की तरह डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार लीबिया को आप देखिए। लीबिया में भी अमेरिका आजाद कराने गया था कि गद्दाफी का जो मिसरूल है उससे हम आजाद कराएंगे, और लीबिया का क्या हाल है? लीबिया तबाह बर्बाद है। उसके बाद लीबिया के लोग एक दिन के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाए हैं। छोड़िए, लीबिया थोड़ा दूर है। ईरान के बगल का इराक है, उसको जाकर देख लीजिए। सद्दाम हुसैन को यही कह के मारा गया था कि सद्दाम हुसैन की तानाशाही से इराक को मुक्ति दिलाई जाएगी। आज उस इराक में एक बड़ी संख्या जो है वो ईरान के समर्थन में सड़क पर चली आती है, और उस इराक के सारे तेल को, सारी जमीन को, सारे गेहूं को लूट कौन रहा है? अकेला अमेरिका लूट रहा है। और भी जिन जिन मुल्कों में अमेरिका आजाद कराने गया था, आप सीरिया की बात कर रहे हैं। सीरिया में असद को हटाकर जोलानी को बिठा दिया गया, जो आईएसआईएस का मेंबर है। सारे अरब मुल्कों में वो इकलौता अरब मुल्क है जिसने ईरान पर हुए हमले पर अपनी जबान नहीं खोली है। वहां कल क्या हुआ? दमास्कस के अंदर एक चर्च है, उस चर्च में एक आतंकवादी घुस गया, उसने अपने शरीर पर बम बांधा हुआ था, विस्फोट हो गया, फिदायीन था, चर्च तबाह हो गया। यह सारा कुछ चल रहा है सीरिया के अंदर। एक चर्च तबाह हो गया, एक फिदायीन ने चर्च तबाह कर दिया। यह घटना अगर ईरान में हुई होती, लेबनान में हुई होती, तो पूरे यूरोप में तहलका मच गया होता। लेकिन यूरोप के अखबारों में यह खबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका आदमी बैठा हुआ है। सीरिया वालों को इतनी ही आजादी मिली है। अगर ईरान पर कभी अमेरिका का कब्जा दोबारा होगा तो इतनी ही आजादी मिलेगी। ईरान में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पहले शाह का जिस तरह से राज था, और उसके पहले एक चुने हुए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री को जिस तरह से हटाया गया था, वो सारा इतिहास देख लीजिए। ईरान पर अमेरिका और ब्रिटेन का इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए था क्योंकि शाह के टाइम में वहां का तेल लूटने की खुली छूट अमेरिका और ब्रिटेन को थी। उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ईरान के तेल में है, ईरान के लोगों में नहीं है। अगर अमेरिका कभी ईरान का सरपरस्त बना तो ईरान में वो खून खराबा होगा कि कोई चैन की सांस नहीं ले पाएगा। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि ईरान में जो कुछ दिक्कत है वो अमेरिका दूर कर देगा, उनको थोड़ा सा अगल बगल देख लेना चाहिए, और लोग देख रहे हैं। यही वजह है कि ईरान के बाशिंदे, भले वो अभी जो वहां पर हुक्मरान हैं उनको बहुत पसंद ना भी करें जो लोग, वो भी खुल के आए हैं ईरान के साथ, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। आगे बढ़ूं इससे पहले एक और बात, अगर आप ट्विटर और फेसबुक पर हैं तो याद रखिए कि इस समय फेक न्यूज की बाढ़ आई हुई है। वो जो पत्रकार थी प्रेस न्यूज की, जो न्यूज पढ़ रही थी और उस समय बम गिरा था, उनके नाम से एक अकाउंट बना है सहर इमामी के नाम से, और वो अकाउंट जब पता किया गया तो मालूम चला पाकिस्तान में लाहौर के किसी बंदे का था। कल वो फेक न्यूज फैला रहा था। अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर बम गिराए हैं उसके लिए इंडिया का स्पेस यूज किया है। ये खबर झूठी थी। पता नहीं भारत सरकार सोई रहती है, तुरंत उसने इससे इंकार नहीं किया। हमारे जैसे लोगों ने तुरंत इसकी जांच की और इंकार किया, कहा फेक न्यूज है। ऐसे तमाम सारे फेक न्यूज बनाने वाले ट्विटर हैंडल चल रहे हैं। जैसे तेहरान टाइम्स जो है वो वहां का अखबार है, वहां का इंपॉर्टेंट अखबार है, तो तेहरान टाइम्स के ट्विटर हैंडल तो ठीक है, लेकिन ईरान टाइम्स के नाम पर एक ट्विटर हैंडल बना दिया गया। देखिए, ब्लू टिक होने पर ट्विटर पर पैसे आते हैं, और पैसे कमाने के लिए और गलत प्रचार करने के लिए बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ट्विटर हैंडल्स, ये सारे के सारे फर्जी हैं। इन ट्विटर हैंडल्स पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज फैला रहे हैं, और इस फेक न्यूज से काफी नुकसान हो रहा है।
खबरों की तरफ लौटते हैं। एक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अमेरिका अब चाइना से कह रहा है कि भैया ईरान को समझाओ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मत रुकवाओ। देखो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ऐसा इलाका है जो अगर रुक गया, वहां से ट्रेड अगर रुक गया, तो न केवल इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि दुनिया भर के लिए बेहद मुश्किल होगी, क्योंकि दुनिया का, मैंने आपको बताया था, 60% तेल उधर से ही जाता है। और जिस दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रुक गया, उस दिन रेड सी वाला जो इलाका है उसको रोक देगा एक बार फिर से हूथी, और दुनिया भर का ट्रेड मुश्किल हो जाएगा। मरसर्क के बारे में मैंने आपको बताया था, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग एजेंसी है, उसने पहले ही हाइफा पोर्ट पे काम करना बंद कर दिया है। अब अगर ये सब लगातार चलता रहेगा तो सबसे बड़ी मुश्किल जो आएगी वो ट्रेड की आएगी, और इजराइल के लिए तो बेहद बेहद दिक्कत हो जाएगी अगर उसको तेल की सप्लाई मिलना बंद हो गई। हालांकि अजरबैजान टर्की के रास्ते उसको तेल पहुंचाता है, लेकिन बाकी जगह से अगर तेल मिलना मुश्किल हो गया उसके लिए, तो पहले ही उसकी हाइफा रिफाइनरी बर्बाद है। अपनी जहाजों में भरने के लिए तेल उसको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इसलिए अमेरिका अब चाइना से ये अर्ज कर रहा है, उससे मिन्नतें कर रहा है कि ईरान से कहे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ना बंद करे। ईरान की जो असेंबली है उसने तो कह ही दिया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने के लिए, लेकिन वहां के डिफेंस काउंसिल और सर्वोच्च नेता जो खामनेई है वो आखिरी फैसला करेंगे, इसलिए अभी तक उस पर कोई फैसला आया नहीं है। हालांकि मेरा मानना है कि ईरान को इस फैसले में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और अभी भी अमेरिकन बेसिस को हमला नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती अमेरिका को और इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अपने आप वो आता है फिर बेसिस पे हमला करो। अभी तो फिलहाल इजराइल को वो सबक सिखाना चाहिए कि उसको पता चले कि दूसरों का घर जब तबाह होता है तो जो लोग हंसते हैं वो अपना घर तबाह होने पे किस तरह से परेशान होते हैं। यही सही टैक्टिस है और मुझे लगता है कि ईरान अभी फिलहाल इसी टैक्टिस पर काम कर रहा है। तो ये थी अब तक की अपडेट। आगे जैसे जैसे अपडेट आएंगी मैं लगातार अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सुबह 1 से 2 बजे के बीच में और शाम को 5 बजे के आसपास हमारे वीडियोस आते हैं। दिन में 2 से ज्यादा वीडियोस मैं नहीं बनाता हूं क्योंकि मुझे रिसर्च करना होता है, उसमें वक्त लगता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और मेरी जो अपील है ज्वाइनिंग की वो मैं लगातार कहता रहूंगा। वीडियोस के नीचे ज्वाइन का एक ऑप्शन है, अगर आप हमारा पिन कमेंट खोलेंगे या डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो वहां पर मेंबर बने करके मेंबरशिप के लिए एक लिंक भी मैंने सीधे दिया हुआ है। आप इनको क्लिक करके 3 रुपए रोज से भी कम में हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमें वो ताकत दे सकते हैं कि हम पूरी हिम्मत के साथ सच्चाई को आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।